कृपालु मित्रों, नमस्कार। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे इस व्याख्यान को झेल रहे हैं। आज लगातार तीसरा दिन है और मुझे पूरी आशंका है कि मेरा आज का वीडियो भी गए दो वीडियो की तरह काफ़ी लंबा होगा, बोझिल हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त हो पाने का गुण मुझ में नहीं आ पाया। गागर में सागर भरने की कला मैं अब तक नहीं सीख पाया, इसीलिए कृपया मेरा साथ दीजिए और मेरी इस बात को सुनने की कृपा कीजिए। वीडियो पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऊब नहीं होने दे। मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें आपकी कृपा से लदा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत लालची स्वार्थी आदमी हूँ। मुझे संतोष नहीं होता है। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कहा करता था, मेरे मोदी से असहमत हमारे समूचे मित्र मंडल में मैं एकमात्र आदमी था जो कहता था कि चाहे जो हो जाए, चाहे कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आ जाए तो भी आएगा तो मोदी ही। और सब लोग मेरी बात पे हंसते थे, कुछ लोग बड़े खींचते थे। बस पता नहीं किन कारणों से मेरा लिहाज करके चुप हो जाया करते थे और मेरी बात को सुन लिया करते थे, कुछ हंसी उड़ाया करते थे, पीठ पीछे खूब ज़्यादा मज़े लिया करते थे। लेकिन आप हम सब ने देखा कि आ गया तीसरी बार मोदी, तो आ गए मोदी। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, मुझे अपनी बात सच होने की खुशी तो है, लेकिन परिदृश्य पे जो नज़ारा देख रहा हूँ वो बहुत उदासी भरा हुआ है। ये मोदी का ये आगमन विदाई से भी ज़्यादा फीका है। शपथ वाचन मानो इस तरह से कर रहे थे कि भाजपा की बहुमत वाली सरकार की मृत्युपरांत वो शोकांतिका पढ़ रहे हों। राज्यारोहण का उल्लास कहीं नहीं था। अब एक अकेला सब पर भारी, वो बात ऐसा लगता था जैसे ब्लैक बोर्ड से पोते से पहुँच दी गई है और सबकी दया पर जीना एक अकेले की लाचारी बना हुआ था। हम सब देख रहे थे, मोदी जी बिल्कुल दया के पात्र बने हुए थे। हाँ, वे इतिहास पुरुष तो बन गए, यकीनन बन गए, लेकिन ऐसे इतिहास पुरुष बने हैं जिस पर खुद इतिहास आजीवन हंसता रहेगा। जब तक इतिहास के पन्ने फटेंगे नहीं, तब तक इतिहास हंसता रहेगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि नेहरू के बाद नेहरू का रिकॉर्ड की बराबरी कर लें। नेहरू अब तक भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद में अब मोदी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस बार का एक वाक्य भी नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बने ये, जिसने तीसरी बार शपथ ली। लेकिन इस बार इनके एक वाक्य के इतिहास की हकीकत इन्हें सदैव शर्मिंदा करती रहेगी, क्योंकि नेहरू में और मोदी में ज़मीन आसमान का ऐसा अंतर है जिसे अब तो प्रकृति भी नहीं पाट सकती। नेहरू की 3 कार्यकाल थे। 1952 में नेहरू ने 364 सीटें हासिल की थी और 45% वोट मिले थे। 1957 में 371 सीटें हासिल की थी और 48% वोट हासिल किए थे। 1962 में ये उनका अंतिम कार्यकाल था। 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 361 सीटें हासिल की थी और 45% वोट हासिल किए थे। इनके मुकाबले 2014 में मोदी ने 282, 364 के मुकाबले 282 सीट और 45% के मुकाबले 31% वोट हासिल किए। 219 में नेहरू के 371 सीटों के मुकाबले 303 सीटें हासिल की और 38.5% वोट हासिल किए, जबकि नेहरू ने 48% वोट हासिल किए थे। और अपने तीसरे कार्यकाल में, जो कि इनके स्पष्ट बहुमत वाला कार्यकाल नहीं है, इस तीसरे काल में मोदी ने 240 सीटें हासिल की, जबकि नेहरू की 361 थी और नेहरू के 45% वोट के मुकाबले 36.5% वोट इन्होंने हासिल किए। गोया कह सकते हैं, थोड़ी मज़े लेते हुए मैं कहूँ कि नेहरू की शेरवानी तीनों ही बार एक ही थान के सिंगल पीस कपड़े से बनी हुई थी, लेकिन मोदी जी की शेरवानी, ये तीसरी शेरवानी लीरियों और थैगलों से बनी हुई शेरवानी है, जिसमें एक रूपता एक रास्ता कहीं नहीं है। अब एक पार्टी का बहुमत कहीं नहीं है। हाँ, एक इतिहास ज़रूर इस बार बन गया कि ये इतिहास हारे हुए तानाशाह की वापसी का इतिहास है। लेकिन ऐसा तानाशाह
अपनी ही पार्टी के बहुमत वाली सरकार की अर्थी पर रखे सिंहासन पर बैठा हुआ हारा हुआ तानाशाह, ये अपनी ही पार्टी के बहुमत वाली सरकार को विदाई देने वाला हारा हुआ तानाशाह, पहली 2 बार अपने दमखम पर तानाशाह बने, लेकिन तीसरी बार इन्होंने संघ और भाजपा के जूते पहने, नीतीश नायडू के मोजे पहने, सिंहासन में बैठे तो, लेकिन सिर पर ताज नजर नहीं आ रहा। मित्रों, मेरे जो पढ़े लिखे मित्र हैं, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि मोदी की इस तीसरी जीत पर अर्थशास्त्र का उपयोगिता राष्ट्र नियम लागू हो रहा है कि सरकार तो बन गई, लेकिन मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मित्रों, मैं क्यों कहता था कि आएगा तो मोदी, सब बार बार पूछते थे, तो मैं किस लिए कहता, मैं अब कहता हूँ कि मुझे अनैतिकता, अपवित्रता, अशुभता, अशोभनीयता और निर्लज्जता को आभूषण बनाने की सीनाजोरी के इनके दुस्साहस पर मुझे पूरा भरोसा था कि चाहे जो हो जाए, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन इनको वापस सत्ता में आना है, उसके लिए इनके लिए कोई बात मायने नहीं रखती। आत्मा, अंतरात्मा, नैतिकता, लोक लाज, आँखों की लाज कोई मायने नहीं रखती, ये कुछ भी कर गुजरेंगे। एक नमूना आप मालूम तो आपको है, लेकिन फिर भी बता दूं, पूरे चुनाव प्रचार में मोदी जी पूरे देश को ये भय दिखाते रहे, मुसलमानों के विरुद्ध नफ़रत फैलाने के लिए घटिया शब्दावली वाले भाषण देते रहे, और प्रत्येक भाषण स्तरहीनता की एक नई पायदान बनता रहा। हिंदुओं की संपत्तियां छीनकर मुसलमानों में बांट देने का डर दिखाते रहे, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमान महिलाओं को दे दिए जाएंगे, SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों का आरक्षण दे दिया जाएगा, ये भय दिखाते रहे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो इन्होंने किसका साथ लिया मित्रों? पूर्व घोषित रूप से साथ लिया TDP का, नायडू जी के नेतृत्व वाली TDP का, और नायडू जी का जो घोषणा पत्र, आधिकारिक घोषणा पत्र तेलुगु देशम का, चंद्रबाबू नायडू का, उनका घोषणा पत्र साफ साफ कहता है कि मैं धार्मिक आधार पर वो लोग मुसलमानों को आरक्षण देंगे, मुसलमानों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा भी और 5-7 बातें ऐसी है जिसमें मुसलमान और केवल मुसलमानों को ही लाभान्वित करने की बात की गई है। उस TDP से जो मुसलमानों को लाभान्वित करने की घोषणा कर रही है, वादा कर रही है, और इस वादे के आधार पर चुनकर सत्ता में आ रही है, उस TDP का इन्होंने समर्थन लिया, जो खुद इन सारी बातों का विरोध किया करते थे और आपको हम सबको भय दिखाया करते थे। दोस्तों, बहुत तकलीफ़ से कह रहा हूँ, आप हम जैसा कोई पानीदार शर्मदार आदमी होता तो ऐसे वादे करने वालों से समर्थन सपने में भी नहीं लेते। लेकिन मोदी के लिए लोकलाज, आत्मा की आवाज़, आंखों का पानी जैसी बातें कोई महत्व नहीं रखती है। इस बात का मुझे भरोसा था, इसलिए मैं कहता था कि आएगा तो मोदी ही। अब मोदी आ तो गए, लेकिन टिकेंगे कब तक? इस सवाल के जवाब से मोदी जी को कोई लेना देना नहीं, आपको आश्चर्य होगा। उन्हें सरकार कब तक चले न चले, इससे निजी रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सरकार मोदी जी के लिए कल गिरती हो तो आज गिरे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे तो, उन्हें इतिहास पुरुष बनना था, बन गए कि लगातार नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री बने जिसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और उनका जीवन का लक्ष्य यही था, और वो लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। दोस्तों, केवल ईश्वर के सिवाय, ईश्वर जानता कि सरकार कब तक चलेगी, ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता ये सरकार कब तक चलेगी। जितनी चल जाए ईश्वरी कृपा है। 5 साल पूरे तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। ये मैं इसके लिए ये कहने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। नंगी आंखों देखने वाला नादान से नादान आदमी भी जानता है कि ये सरकार 5 साल बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मोदी, शाह एंड कंपनी को सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें केवल आदेश निर्देश देने की आदत है, और सुने भी तो आखिर किस की सुनेंगे, कब तक सुनेंगे, कितनी बार सुनेंगे? जिसे सुनने की आदत ही नहीं हो वो एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, आखिर अंत तक कपड़े फाड़ देगा। इनकी विशेषज्ञता क्या है आप हम सब जानते हैं कि अपने प्रतिपक्षियों की, दूसरों की खिल्ली उड़ाना इनका जीवन का ध्येय लगता है, इसी में इनको विशेषज्ञता हासिल है। अब स्थिति ये है
कि जिनकी खिल्ली उड़ाई जाने का मन करता है उन साथियों की अब या तो सराहना करो या चुप रहो। हालत बहुत ऐसी है, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, चेहरे का नूर गायब है। आपने देखा होगा, ध्यान दिया कि नहीं दिया, दिन में 4-4, 6-6 बार कपड़े बदलने वाले हमारे मोदी जी को 2 दिन ऐसे निकले कि उन्हें सुबह से शाम तक एक ही जोड़ कपड़े में काम चलाना पड़ा। वो कपड़े बदलने की संपत्ति भूल गए, उन्हें संपत्ति नहीं पड़ी उन्हें। मोदी जानते हैं, खूब व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन ये हारी हुई सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। ये मोदी जी की व्यक्तिगत हार है, ये भी वो जानते हैं। पूरा चुनाव प्रचार आप हम सब ने देखा, मोदी जी ने अपने नाम पर, अपनी शक्ल पर एकदम लाद लिया था, अपने दम पर लिया, उन्होंने चुनाव लड़ा। मोदी सरकार और मोदी की गारंटी, सब तरफ यही शोर छाया हुआ था। प्रचार के सारे साधनों पर मोदी 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 थे, फ्लैक्स के होर्डिंगों पर सब जगह मोदी की तस्वीरें थी, और तो और पार्टी के अध्यक्षों की तस्वीर भी नहीं थी। दूसरे नेता की बात छोड़ दीजिए, भाजपा का संकल्प पत्र जो था उसमें भाजपा की गारंटी नहीं थी। उसके पन्ने पन्ने पर भाजपा के संकल्प पत्र पर मोदी के संकल्प पत्र बना दिया था। हर पन्ने पर मोदी का फ़ोटो, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। पूरे चुनाव प्रचार में मोदी जी ने एनडीए के उम्मीदवारों वाले क्षेत्र में प्रचार करते हुए एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। एनडीए के भागीदार घटक दलों के उम्मीदवारों का प्रचार करते वक्त भी मोदी केवल आत्ममुग्ध होकर अपनी ही बात करते रहे। तो इसलिए ये हार न तो भाजपा की है न संघ की है, ये हार मोदी की और केवल मोदी की निजी हार है। और ये बात और कोई जाने न जाने, खुद मोदी जी खूब भली भांति जानते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं मोदी के भाषणों का गर्जन तर्जन गायब है। अब एनडीए कह रहे हैं मोदी मोदी की गारंटी, गलती से भी उसका नाम नहीं आ रहा है। विरोधियों की खुल्ली उड़ाने वाले तानाशाह के बोल नहीं फूट रहे हैं, हिग्गी बन गई मानो। प्रकोप और विरोधियों को गला देने वाली ज्वालामुखी नज़रें झुक गई हैं, मानो बर्फ़ की नज़रें बन गई हो। मोदी खूब जानते हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव था, अब वे पर्दे पर कभी नज़र नहीं आएंगे। 75 साल की उम्र हो जाएगी और आने वाले दिनों में अब ये भाजपा और संघ में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन चुनाव के साथ ही भाजपा और संघ के रसातल में जाने का क्रम शुरू हो गया है। अब ये इससे बेहतर स्थिति में कभी नहीं आएंगे। मैं संघ भी जानबूझ के कह रहा हूँ, और संघ का पराभव क्यों शुरू हो गया है इसके कारण आपको आगे बताऊँगा। तो ये एनडीए सरकार का समय पूर्व पतन सुनिश्चित है। मोदी की कोशिश कुल ये है कि उनकी विदाई की धूमधाम से हो, आशिक की रवानगी का जुलूस खूब रंगीन हो, चकाचौंध रोशनियों वाला हो और खूब धूमधाम भरा हो। लोगों को ये नहीं लगे कोई हारा हुआ आदमी जा रहा है, लोगों को लगे कोई जीता हुआ आदमी जा रहा है। और मार्केटिंग में मोदी जी को महारत हासिल है, वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए खुद ईश्वर भी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और अब तो खुद मोदी जी कह चुके कि वो मनुष्य तो है ही नहीं, जीवात्मा है ही नहीं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, कुल देवात्मा है, देवता है वो तो खुद। तो सरकार 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये अंत का प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। औंधे मुँह धूल धूसरित कब होगी, इस क्षण की प्रतीक्षा, बाकी सब तो छोड़िए, खुद मोदी जी कर रहे हैं। अलग अलग तेवरों, अलग अलग मिजाजों वाले घटकों को मोदी शाह आखिरकार कब तक और कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। रहीम का एक दोहा बहुत मौजू लागू होता है इनके ऊपर, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने इनके फाटत अंग। कांटे और रस भरे अंगूर, केर बेर, केर के कांटे जब बेरों से रगड़ाएंगे आप क्या समझते हैं, रस निकलेगा, खून निकलेगा मित्रों, खून निकलेगा। हमारे मालवा में एक कहा जाता है, यो संग गंगा जी नहीं जाए। पुराने ज़माने में जब सड़कें नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं होते थे, तब लोग हरिद्वार बद्री विशाल की यात्रा करने के लिए एक ही गांव के, एक ही इलाके के लोग एक संघ बनाया करते थे। और सब स्थिति इतनी विकट थी, यात्रा इतनी संघर्ष भरी और विकराल होती थी कि लोगों को लगता था कि ये अब जा रहे हैं, ये वापस नहीं लौटेंगे, जीवित नहीं लौटेंगे। तो ऐसे तीर्थ यात्रियों की विदाई सह समारोह होती थी और इस तरह से गले मिल मिल कर लोग विदा होते थे।
कि अब मानो अब ज़िंदगी में कभी वापस नहीं मिलेंगे, तो उस तरह संघ बनते थे। और संघ का इतना महत्व होता था, इतनी पवित्रता उसमें थी कि संघ के जो लोग होते थे वो मरते दम तक संघ के इन रिश्तों को निभाया करते थे। संगाती भाई, ये मेरा संगाती भाई है, ये मेरी संगाती बहन है, और भाई बहन का ये रिश्ता वो सारे लोकाचारों में निभाया करते थे। बहन के यहाँ यदि कोई शादी होती थी तो संगाती भाई मायरा लेके जाया करता था, ये स्थिति होती थी। और भाई के यहाँ यदि कोई संतान हुई है तो बुआ कपड़े लेकर आया करती थी। तो संघ जाया करता था, और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि संघ में एक लंबी यात्राएं हुआ करती थी, सबकी अलग अलग पसंद हुआ करती थी, सब अपने अपने खाने पीने का सामान टीन के कनस्तरों में भर के ले जाया करते थे, अपना अपना भोजन बनाया करते थे। और संघ यदि वापस आ जाता तो पूरे गांव में माहौल होता था, जश्न होता था, गांव का सामूहिक जश्न हुआ करता था। लेकिन ये संघ अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेगा, इसमें सबको संदेह रहा करता था, और जिसमें भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के, भिन्न भिन्न पसंदगियों के, भिन्न भिन्न रुचियों के लोग हुआ करते थे। ऐसा संघ अपने लक्ष्य पूरे करेगा, इसमें संदेह हुआ करता था। तो इस संघ में ऐसे भिन्न भिन्न मतों वाले लोग हुआ करते थे, प्रवृत्तियों वाले हुआ करते थे। उनके लिए कहा करते थे, मालूम कहा करते कि यो संघ गंगा जी नहीं जाए, मतलब संघ बिखर जाएगा और अपना हरिद्वार तीर्थ बद्रीशाल जाने से पहले ये लोग वापस लौट आएंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार हमारे मालवा का बद्रीशाल जाने वाला तीर्थ संघ है, जो निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, कोई भविष्यवाणी बात नहीं है, ये सामान्य सूझ समझ वाली बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में बना हुआ एनडीए का ये संघ गंगा जी नहीं जाए। आइए, इनकी वापसी कब होती है, पराभव कब होता है, उस क्षण के साक्षी बनने के लिए अपना आपको तैयार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी कृपा होगी।